किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याण मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृषि जानकारी के तहत आपके लिए नवीनतम जानकारी लेकर आए हैं मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी के आयोजन के संबंध में। दिनांक 6 जुलाई 2023 को मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल की मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन मुरादाबाद के तीर्थंकर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय कृषि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री बलदेव सिंह औलख जी रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश शासन में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी द्वारा किया गया। आपको यहां अवगत करा दें कि सरकार द्वारा खरीफ और रबी के सीजन की शुरुआत होने पर मंडल स्तर के लिए उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें शासन स्तर के वरिष्ठ उच्च अधिकारी तथा सरकार के प्रतिनिधि, कृषि विभाग के मंत्री आदि शामिल होते हैं, जो सीधे तौर पर नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कृषकों से सीधा संवाद और समस्याओं पर विचार मंथन तथा सरकार को फीडबैक देना तथा इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। किसानों से यही संवाद आगे की नीतियां बनाने में सहायक सिद्ध होता है। कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। अन्य अतिथियों में कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन श्री देवेश चतुर्वेदी जी, मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद, मंडलायुक्त बरेली मंडल बरेली, कुलाधिपति TMU, कृषि निर्देशक उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी मुरादाबाद आदि रहे। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया गया। औपचारिक स्वागत के बाद सीधे सबसे पहले कृषकों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराने से शुरुआत की गई। दोनों मंडल के सभी जनपदों से आए प्रगतिशील कृषकों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से शासन को अवगत कराया गया, जिस पर अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी द्वारा सभी कृषकों की समस्याओं पर सरकार का क्या रुख है उनके जवाब दिए गए। आइए जानते हैं अपर मुख्य सचिव कृषि द्वारा क्या कहा गया। गन्ने में प्रोडक्टिविटी लॉस हो इनिशियली, लेकिन अगर आप उसमें फल सब्जी लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी लॉस भी नहीं होता और जो फल सब्जी पैदा होगा उसका मूल्य भी अच्छा होगा, क्योंकि उसके अपनी एक अलग उसकी ताजगी होगी जो कि मार्केट में उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो फल सब्जी में तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती जैसे जैविक खेती का फायदा होता रहा है, होगा तो आप लोग ज़रूर अपनाएं इसको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हुई और जो एक आध उदाहरण आए थे उन्होंने निर्देशित कर दिया है कि उन सबको देख लें कि ये अगर बीमा हुआ था और नुकसान हुआ है तो पेमेंट क्यों नहीं हुआ, उसका शीघ्र निराकरण करें। बीमा कंपनियों के साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। कुछ सुझाव जो आए हैं वो बड़े अच्छे सुझाव आए हैं कि फसल बीमा योजना को कैसे और बेहतर बनाया जाए। और एक अच्छा सुझाव है जो हम लोग भी केंद्र सरकार के साथ फिर रखेंगे कि अगर नुकसान हो गया है तो अगर उसका कोई क्रॉप लोन है तो उस क्रॉप लोन का इंटरेस्ट को स्थगित रखा जाए और जो फसल बीमा का पैसा है उससे समायोजित कर लिया जाए, जिससे NPA ना हो। ये अच्छा सुझाव है। इस सुझाव को हम लोग केंद्र सरकार को भी लेके चलेंगे, जिससे कि बैंकों को भी फायदा होगा कि उनका नुकसान नहीं हुआ उनके लोन का, और किसान भाइयों बहनों को फायदा होगा कि उन पे जो ये चक्रवृद्धि ब्याज और 12-14% लगने लगता है वो नहीं लगेगा। लगे वो मिले वही 4%, क्योंकि नुकसान हुआ है आपदा से तो उसका भरपाई होने तक उसको स्थगित रख लिया जाए और कंपनी तेजी से उसका भुगतान करें। और ये एक अच्छा सुझाव है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको लेके ऊपर लिया जाए। इसको मैकेनाइजेशन योजना की बात आई थी टोकन वाली। अब तो खैर हम लोग इस साल से आप APC साहब का भी ये निर्देश था और माननीय मंत्री जी का कि हम लोग व्यवस्था ही बदल रहे हैं। अब हम लोग टोकन में शिकायत होती है कि 5-10 मिनट में बंद हो जाता था या कहीं हाईजैक हो जाता था, ये सब बातें होती थी। तो उसको देखते हुए अब हम लोग और पारदर्शी करेंगे। ब्लॉक वाइज टारगेट रख रहे हैं जिससे कि ज़िले में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कई बार क्या होता है कि किसी ब्लॉक में उसकी जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती और शहर के आसपास की ज़्यादा होती है, तो वहीं से लोग सब ले जाते हैं उठा उठा के। तो हम ब्लॉक वाइज टारगेट बांटेंगे और लॉटरी सिस्टम करेंगे। तो लक्ष्य है, लक्ष्य से अगर कम हुआ तो पूरे सबको मिल जाएगा, और लक्ष्य से अगर ज़्यादा लोग आ गए उस अवधि में 2 हफ्ते जो भी अवधि देंगे तो हम लॉटरी जिला स्तर पे ही कराएंगे, जिससे कि उसमें कोई किसी तरह की शिकायत ना हो और सभी को बराबर की चांस मिले। और ये जो शिकायत आती है कि जो एजेंसी वाले अपने आए किसानों को बैठा के हाई डेंसिटी इंटरनेट चला के सब ले लेते हैं, वो व्यवस्था में कुछ न में रोक अपने आप ही लग जाएगी स्वतः। तो ये व्यवस्था हम लोग अब करने वाले हैं इस साल से।
बासमती धान की बात हुई, मैं बासमती धान में ये कहना चाहूँगा इस एरिया में अच्छी बात है कि बासमती हो रहा है। एक्सपोर्ट कैसे उसका यहाँ से यहीं पर एक्सपोर्ट, यहीं के फूड प्रोसेसिंग लगे, उसके बारे में हमारे APG साहब और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उनके पास वो विभाग भी है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे आज कि कृपया करके 2 साल पहले हमारा बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो ख़राब हुआ था क्योंकि कुछ ऐसे पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुए थे जिसके रेजिड्यू रह गया था। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आज ना हो पाई हो चर्चा, तो आगे जरूर चर्चा हो जिले स्तर पे और गांव स्तर पे, क्योंकि यहाँ बासमती बहुत हो रहा है कि कौन से ऐसे पेस्टिसाइड हैं उन जिनको ना लगाया जाए, और अगर लगाते हैं भी तो उसके एक समय अवधि होती है। कुछ तो बैन ही होती है, लगनी होनी नहीं चाहिए, और कुछ होती भी है तो करनी भी है तो एक अवधि होती है कि 60 दिन 75 दिन कितने पहले लगेंगे तो रेजिड्यू नहीं रहेगा। तो उसका ख्याल किसान भाई और बहन जरूर रखें, जिससे कि वो एक्सपोर्ट में पिछले साल बहुत नुकसान हुआ था, सारा वापस आ गया था। तो पिछले साल हम लोगों ने 2 महीने के लिए बैन लगाया था उन पेस्टिसाइड्स पे, तो लास्ट ईयर थोड़ा बेहतर हुआ एक्सपोर्ट, इस साल और बेहतर होने के चांस है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पेस्टिसाइड इस तरह के ना इस्तेमाल करें जो रेजिड्यू रह जाए, जिससे कि हम लोग का फिर नाम जो है यहाँ इस क्षेत्र का खराब होता है और एक्सपोर्ट से जो लाभ होना चाहिए एक्सपोर्टर्स को और आपको वो नहीं मिल पाता। इसका ध्यान रखना, इतना मुझे कहना था। मक्के में ये आपने बात सुझाव दिया है, क्योंकि हम लोग ने भी देखा, हम लोग फर्रुखाबाद साइड में भी इधर भी मक्का बहुत हुआ था, और इधर भी जैसे संभल और इधर की बताइए मक्का निश्चित रूप से अब MSP जो होता है वो जो नॉर्मल फसल में होता है, लेकिन प्रयास करेंगे इस बार फूड डिपार्टमेंट के थ्रू कि जायद के मक्के पे भी MSP अगर मिल जाती है, लेकिन अभी तक नहीं है। प्रयास करेंगे हम लोग कि इसको कोशिश करेंगे डालें, क्योंकि मक्का आता है वो जो है PDS में बढ़ भी जाता है, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, उससे रेट सही रहेगा, भले खरीदेंगे हम कम लेकिन रेट नॉर्मलाइज हो जाएगा उसका। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ जितने भी बैठे जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, DDs हैं और जिला कृषि अधिकारी हैं, कि हम लोग लगातार आदेश करते हैं टैगिंग नहीं होनी चाहिए फर्टिलाइज़र के साथ। अगर DAP की बोरा है तो DAP की अगर कोई स्वेच्छा से लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी कर रहा है, जैसे बात सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात की, हम रिटेलर को क्यों पकड़ रहे हैं, हमको होलसेलर या कंपनी को नोटिस देना चाहिए कि अगर कहीं टैगिंग पाया गया, जबरदस्ती पाया गया, तो आपको एक्शन कि रिटेलर के खिलाफ कम लेना है। आप कई बार तो होता है उसी से सिले सिलाए आ जाते हैं, तो वो कैसे रिटेलर हटाएगा, सिले सिलाया उसने पैसे ही पेमेंट कर दिया पहले। तो आप सख्ती से एक्शन लेंगे कि टैगिंग फालतू का जो ज़बरदस्ती की टैगिंग जो हो रही है, नैनो यूरिया वो अलग से बेचें, नैनो यूरिया का एक अपना एक उपयोग है, उसको बेचें। निश्चित रूप से नैनो DAP भी अब शुरू हो रहा है, लेकिन ये और तरह की जो टैगिंग होती है वो केवल स्वेच्छा से होनी चाहिए। फोर्सफुल टैगिंग, जबरन टैगिंग करके महंगा बेचना, उससे बदनामी होती है, और ये सख्ती से हम लोग लिखते भी हैं। इस बार फिर आप देखिए इसमें एक्शन ऊपर के लेवल पे ज़्यादा होना चाहिए, नीचे के लेवल पे छोटे को जैसे बताया रिटेलर को पकड़ के इसको रोक नहीं लगाई जा सकती। जी नहीं ठीक है, वही अब इसीलिए मैंने कहा इसको हम लोग इस पे हम लोग एक्शन लेंगे, और इस पे सख्ती फिर से अभी से आगे से कल ही से आप इस पे छापा मारिए और इस पे एक्शन लेना शुरू करिए। आपकी जो बात की थी ये बिल्कुल सही है। हाइब्रिड कम से कम 3 या 4 कंपनियों की हाइब्रिड वहाँ पर होनी चाहिए। आप लोग ये 2-3 जगह और भी आया है कि पायनियर कंपनी अच्छी कंपनी के बीज होते हैं, और भी हो सकता है अन्य फसलों के और कंपनी के बीज हो। जब हम हाइब्रिड देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी होनी चाहिए, एक सिंगल कंपनी के साथ जो है क्या कहते हैं अनुदान पे हाइब्रिड बीज नहीं बिकना चाहिए। हम लोग इस साल से अब से ये सुनिश्चित कराएंगे कि अगर कम से कम 3 कंपनियां वहाँ पर जरूर सीड स्टोर पे हो, और जो आपने जो डिमांड रखी है वो जरूर हो। वो हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि अगर वो अनिच्छा जताती है तो हम उसको प्रयास करेंगे कि वो जरूर आए। कई बार होता है वो कंपनी किसी कारणवश नहीं आती, उनकी समस्या कोई होगी तो वो हम दूर करेंगे, लेकिन जो किसान भाई और बहन चाहते हैं वही बीज बिके, जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो और उनका लाभ हो, केवल अनुदान की वजह से खरीदने वाली बात ना रहे। ये आपकी बातें हम जरूर उसको रखेंगे। कुछ बड़े अच्छे सुझाव आए थे, कौन सी वैरायटी का धान पैदा करें, वो सब हम लोग ने नोट कर लिया, उसको करेंगे। FPOs की बात हो रही थी, FPOs में ये अच्छी बात है कि यहाँ बहुत अच्छी FPOs की प्रदर्शनी भी लगी हुई है। ग्रेडिंग की बात थी, ग्रेडिंग में क्योंकि एक टर्नओवर एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है, तो टर्नओवर क्योंकि 20-21-22 का
22-23 में उपलब्ध था, इसीलिए हमने 21-22 रखा था। लेकिन अगर 22-23 का टर्नओवर एफपीओ उसका उपलब्ध है, आज तक मिल गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का अप्रूवल, तो हम उसको भी ग्रेडिंग में इंक्लूड करेंगे, जिससे कि वो अच्छा ग्रेडिंग हो। और ग्रेडिंग केवल इसलिए हो रही है कि बाहर के लोगों को, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बाहर, उनको पता चले कि कौन सा एफपीओ अच्छा है, कौन सा एफपीओ नहीं है। उस हिसाब से वो आपके साथ टाई अप करें, जुड़ें, और हम लोग को भी पता चलता रहेगा कि, और एक प्रोत्साहन होगा कि कैसे, जैसे जिलाधिकारियों की ग्रेडिंग होती है तो अच्छा कार्य करते हैं, जैसे सीडीओस की ग्रेडिंग होती है तो अच्छा कार्य करते हैं, राज्यों की ग्रेडिंग होती है तो सब अच्छा काम करते हैं, ऐसे एफपीओस की भी जो ग्रेडिंग होगी तो अच्छा काम करेंगे। तो उसी उद्देश्य से हो रहा है, हम किसी को रोकेंगे नहीं। अगर उनका टर्नओवर 1 साल का आ चुका है तो हम उनको उसमें इंक्लूड कर लेंगे, जिससे वो, और हम चाहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एफपीओ सक्रियता से भाग लें। हमारे बीज कार्यक्रम में बीज निगम से एमओयू करें, सारा बीज आपका जो है हम लोग खरीदेंगे, चाहे वो दलहन का हो, तिलहन का हो, मिलेट्स का हो, धान का हो, गेहूं का हो, सभी बीज हम लोग खरीदेंगे, अनुदान पर बंटवाएंगे। आप फार्म मशीनरी बैंक आप लोग ने बहुत चला ही रहे हैं, वो उसको संचालित करिए। साथ ही साथ जो और भी योजना आएंगी उसमें एफपीओ को हम केंद्र बिंदु रख के कार्यक्रम करेंगे, और सक्रियता से जो एफपीओ चलेंगे उनको हम लोग सक्सेस स्टोरी करें, उनको हम लोग प्रशिक्षण के रूप में भी, ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी एफपीओ का हम लोग प्रयोग करने का हमारा इरादा है कि हम लोग उनको उनके माध्यम से और किसानों को ट्रेन कराएं। मुझे मुख्य रूप से यही मुख्य बातें करनी थी। मिशन एफपीओ, मिशन प्राकृतिक खेती, और हमारा जो आपका जो इस बार का फसल का जो आपका खरीफ की फसल का जो कार्यक्रम है, खरीफ की फसल में यही देखने में आया कि जो उत्पादकता है धान की चावल के रूप में जो आई है, उसमें बदायूं सबसे कम है। बाकी ओवरऑल तो एवरेज से ऊपर है सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यहाँ बरेली और मुरादाबाद मंडल के। लेकिन हो सकता है उसका कारण ये हो कि वहाँ बासमती ज़्यादा होता है। इसको देखना होगा, एनालाइज करना होगा कि बदायूं की प्रोडक्टिविटी औसत कम क्यों है। मेरे ख्याल से बासमती तो हर जगह लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि केवल बदायूं में ज़्यादा लगता होगा, और जगह भी लग रहा है, तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, उसको एनालाइज करके हम लोग उसको एवरेज की कम से कम इस एरिया के एवरेज के आसपास लाने का प्रयास करिए। मेरा वहाँ के अधिकारियों से अवश्य रहेगा। आप लोग के बीच में आया, आपकी बातें सुनी, और आपके जो भी सुझाव है कृषि विभाग से संबंधित, उसको निश्चित रूप से अमल करेंगे। शेष बातों के लिए हमें माननीय राज्य मंत्री जो एपीसी साहब अपनी बात रखेंगे, और जो मार्गनिर्देश देंगे उस हिसाब से सभी लोग कार्य करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खरीफ उत्पादकता गोष्ठी की एक खासियत यह भी रही कि इसमें जो स्टॉल लगाए गए उसमें सभी अधिकांशतः कृषकों के फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाए गए, तथा किसानों ने अपने अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार किया। सभी अतिथियों के संबोधन के बाद गोष्ठी का औपचारिक समाप्ति की घोषणा की गई। अंत में सभी अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया, तथा किसानों ने अपने ज्ञापन देकर सरकार को अवगत कराया। किसान भाइयों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में जा करके अवश्य बताएं। कृषि से संबंधित नवी जानकारी और समाचार आपको सबसे पहले मिलें तो यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और किसी प्रकार की कोई नवीन जानकारी की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।